जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की आपको निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। साथियों, हम इतने दिनों से मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, और हमारे टॉपिक का आज का नाम है भिन्न, मतलब कि फ्रैक्शन। साथियों, भिन्न या फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न और फ्रैक्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन सब की चर्चा हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। और किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनने की उम्मीद है, उनके भी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए साथियों, भिन्न क्या होती है। भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिखा करते हैं। अंश क्या होता है, हर क्या होता है, हम उसकी जानकारी अगर आपको दें तो हम भिन्न को a/b यानी कि a/b के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हर कहते हैं। इसका मतलब हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसको हम अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसे हम अंश अपॉन हर के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला जो हमारा भिन्न का प्रकार आता है उसका नाम है उचित भिन्न। यानी कि हम उचित भिन्न किसे कहेंगे, अगर उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो जिस भिन्न का मान 1 से छोटा होता है, यानी कि ऐसी भिन्न जिसमें हमारे पास अगर हम उसका सॉल्यूशन करें तो उसका जो मान आएगा वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अर्थात हर बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि जब हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा तब हमारे पास उस भिन्न का जो मान होगा वो कैसा होगा, 1 से छोटा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिस भिन्न का मान 1 से छोटा हो या हर बड़ा होता है, उदाहरण अगर आप देखोगे 1/2, यहाँ पर ये जो 1 है ये अंश है और ये 2 है ये क्या है, हर है। ये अंश हुआ और ये क्या है भैया, हर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर बड़ा होता है, यहाँ पर हर जो है वो 2 है, ये क्या है, बड़ा है। अंश 1 है, ये क्या है, छोटा है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इस पूरी भिन्न का मान क्या होगा, 1 से छोटा। यानी कि अगर मैं 1/2 को सोल्व करूँ, अगर मैं 1/2 को सोल्व करूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। और 0.5 जो होता है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि जिस भिन्न का मान 1 से कम आएगा उस भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न के और भी नाम हैं। अगर मैं उचित भिन्न का और भी आपको नाम बताऊं तो उचित भिन्न का जो नाम होता है, एक और नाम से हम उचित भिन्न को जानते हैं, उचित भिन्न को ही समभिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न को और किस नाम से हम जानते हैं, समभिन्न, या इंग्लिश में बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद जो आता है वो है अनुचित भिन्न। जिस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है, अर्थात उसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। ऐसी भिन्न जिसको हम कैलकुलेशन करें या सोल्व करें तो उसकी जो वैल्यू आए, उसका जो मान आए वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर 1 से बड़ा मान आता है तो हम कहेंगे कि वो कौन सी भिन्न है भैया, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सी, विषम भिन्न। विषम भिन्न या बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आई दोनों। अगर जिसमें मान 1 से छोटा हो तो उचित भिन्न, अगर मान 1 से बड़ा हो तो अनुचित भिन्न, यानी कि समभिन्न या विषम भिन्न। दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे और कौन कौन से प्रकार के भिन्न हमारे पास आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। उसके बाद आती है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और साधारण भिन्न को मिलाकर लिखी जाती है। जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या क्या होती है मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में बताया था। जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और साधारण भिन्न को मिलाकर लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ पर ये जो 5 हैं ये पूर्णांक हैं,
और ये 1/4 है, ये क्या है? साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न। अब पूर्णांक और साधारण भिन्न को जब मैंने मिलाकर लिखा, ये मिलाकर जब मैंने लिखा तो ये कंप्लीट जो मेरे पास आई, ये मुझे क्या कहता हूँ? मैं इसको मिश्र भिन्न कहता हूँ। और भी अगर आप उदाहरण देखोगे, जैसे मैंने लिखा 6 + 1/3, तो ये क्या हो गया? 6 1/3। ये भी क्या है? मिश्र भिन्न। यहाँ पर ये 6 क्या है? पूर्णांक है। 1/3 क्या है? साधारण भिन्न है। तो जब साधारण भिन्न और पूर्णांक को मिलाकर लिखा जाता है, वैसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। और मिश्र भिन्न को किस तरह से हल किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ। मिश्र भिन्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 है इसको हम इससे करते हैं गुणा, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम इसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। लिख जाना भाई ढंग से। उसको हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इस तरह से मिश्रित भिन्न को सोल्व किया जाता है। या बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर एलसीएम ले लो, है ना, बहुत लंबा मेथड है, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। ये हुई हमारे मिश्र भिन्न की बात। इसके बाद अगली कौन सी भिन्न है? अगली भिन्न है इकाई भिन्न। नाम से पता लग रहा है, यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि जिस भिन्न का अंश 1 होता है वो क्या कहलाती है? इकाई भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 हो, उस भिन्न को हम क्या कहते हैं? इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न जो है, इकाई भिन्न सदैव कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। और उचित भिन्न क्या होती है? ये मैंने आपको बता दिया क्या होती है। उचित भिन्न किसको कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने। उचित भिन्न ये जिस भिन्न का मान 1 से क्या हो? छोटा हो। जिस भिन्न का मान 1 से छोटा हो या हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो जो इकाई भिन्न हमारी होती है, इकाई भिन्न में अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। और जो उचित भिन्न होगी वो क्या होगी? इकाई भिन्न। यानी कि इकाई भिन्न हमेशा ही कैसी होती है? उचित भिन्न होती है। हर एक उचित भिन्न इकाई भिन्न नहीं होगी, लेकिन हर एक इकाई भिन्न क्या होगी? उचित भिन्न होगी। ये बात अपने को याद रखनी चाहिए। बात समझ में आई? मिश्र भिन्न और इकाई भिन्न का अंतर समझ में आया? मिश्रित भिन्न जिसमें पूर्णांक संख्या और साधारण भिन्न को मिलाकर लिखा जाता है, मिश्रित भिन्न कहलाएगी। इकाई भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। और सदैव कैसी होती है? उचित भिन्न होती है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे जो है वो है शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? जहाँ पर हम नीचे हर में किसके लिखते हैं? 10 के गुणज लिखते हैं, तो वो कौन सी भिन्न कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। अब देखिए शांत दशमलव भिन्न क्या होती है? शांत मतलब देखो, शांत का मतलब आपको समझ में आ रहा हो, यानी कि एक जगह क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। हम कैसे कहते हैं? शांत हो जा भाई, शांत हो जा, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो शांत का मतलब अपन को शब्द सुनकर ही समझ में आ रहा है कि अरे कहीं ना कहीं क्या हो जाती होगी? शांत हो जाती होगी। जब किसी अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद अंश पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात समझ में? अगर हम किसी अंश में हर का भाग दे रहे हैं और वो भाग पूरी बार जा रहा है, दशमलव के बाद भी कंप्लीटली उसका जो अंश है वो पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उस भिन्न को हम कौन सी भिन्न कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न। यानी कि दशमलव के बाद भी वो एक जगह जाके क्या है? रुक गया, मतलब उसके बाद अब विभाजित नहीं होगा। यानी कि जब किसी अंश में हर का भाग दिया, दशमलव के बाद भी अगर कोई संख्या है हम उसमें भी भाग देंगे, फिर वो वहां जाके क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित हो गया। जब पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कि यह शांत दशमलव भिन्न है। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखा है 11/4। जब 11/4 में 11 में मैं 4 का भाग देता हूँ, जब 11 में 4 का भाग देता हूँ, 4 2 से किया तो 8, माइनस किया तो कितना आया? 3, लगाया दशमलव, आया क्या? 0। 7 से 28, माइनस किया 2, 0। 5 से 20, यानी कि पूरी बार कंप्लीट गया। तो कितनी बार गया? 2.75, 2.75। अब इसके बाद ये आगे सोल्व
नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णतया क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो दशमलव के बाद भी अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न। बात समझ में आई। इसके बाद हमारे पास जो है वो है अशांत दशमलव भिन्न। अब अशांत दशमलव भिन्न क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा। यानी कि जो हमने इसमें कहा कि अगर हम अंश में हर का भाग दे रहे हैं और दशमलव के बाद भी वो पूर्णतया विभाजित हो गया तो वो शांत है। लेकिन अगर वह दशमलव के बाद पूर्णतया विभाजित नहीं हुआ और सेम नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है, दशमलव के बाद एक ही नंबर की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो हम ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव भिन्न। यानी कि फिर वो शांत नहीं हुई, अशांत हो गई वो, है ना। अशांत मतलब वो किसी के भी बस की बात नहीं है। अब वो चल रही है तो चली रही है फिर कंटिन्यू, फिर अब उसको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। हाँ, जब अंश में हर का भाग दिया जाए तो दशमलव के बाद की संख्या निश्चित क्रम के बाद आवृत्ति करे। क्या करे, निश्चित क्रम के बाद बार बार क्या करे, आवृत्ति करे। यानी कि वही संख्या बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, खत्म होने का नाम ही न ले। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव भिन्न। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 10/3। जब मैं 10/3 को भाग देता हूँ, 10 में 3 का भाग दे रहा हूँ तो 3.33333 ये आवृत्ति क्या है, बार बार होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। यानी कि एक निश्चित क्रम के बाद इस नंबर की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार होती जा रही है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जब भी दशमलव के बाद किसी संख्या की आवृत्ति बार बार हो वही नंबर की, तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। इसको हम क्या कहते हैं, बार। क्या कहते हैं इसको, बार। ये बार क्या होता है, बार को किस तरह से सोल्व किया जाता है, इसकी भी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है तो हम उस नंबर के ऊपर क्या लगा दिया करते हैं, बार लगा दिया करते हैं। एक और चीज यहाँ पर लिखी है कि सामान्यतः अशांत भिन्न के हर 2 या 5 के समगुणज के क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। याद रखने वाली चीज है कि अगर कोई भी भिन्न जिसका जो हर है वो अगर 2 है या 5 है या 2 या 5 के कोई गुणज हैं तो संभावनाएं ये बनती हैं कि वो भिन्न जो है वो पूरी बार दशमलव के बाद भी विभाजित हो जाए। लेकिन अगर 2 या 5 के गुणज के अतिरिक्त कोई और संख्या है, जैसे 3 हुआ या 7 हुआ, ऐसे कोई नंबर जो 2 या 5 के गुणज नहीं हो, उनमें संभावना ये बनती है कि उनके जो फ्रैक्शन बनेंगे, उनके जो भिन्न बनेंगे वह अशांत आवर्ती भिन्न बनेंगे। 2 या 5 के समगुणज के अतिरिक्त ही होता है। 2 या 5 के गुणज में कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 2 या 5 के गुणज के अतिरिक्त कोई और संख्या है तो आपको अशांत दशमलव भिन्न देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 था, 3 न तो 2 का गुणज है न 5 का गुणज है, इसलिए हमें कौन सी भिन्न मिली, अशांत आवर्ती भिन्न। चलिए आगे चलते हैं। दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए टाइप 1 की अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो टाइप है वो है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है, या फिर अशांत आवर्ती भिन्न को दशमलव में बदलना। 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं कि अगर दशमलव की संख्या है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, और अशांत आवर्ती वाली जो संख्या है उनको दशमलव में कैसे बदला जाता है। अब ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसलिए मैंने इसके उदाहरण आपको समझाए भी नहीं कि कोई भी दशमलव वाली संख्या है, जैसे मैं लिख दूँ 2.5, ये एक दशमलव वाली संख्या है। अब मुझे इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे। यहाँ से जब दशमलव हटाया तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1। दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगा देते, तो ये कितना बना 25/10। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो हमारे पास क्या आया 5/2। ये किन से रूप में आ गया भैया, भिन्न के रूप में आ गया।
तो दशमलव था, दशमलव संख्या को अपन ने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। तो दशमलव को भिन्न में बदलना तो बड़ा ही आसान होता है। दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है दशमलव हटा के उतने ही जीरो हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अशांत आवर्ती भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। ये आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आजकल ज़्यादा एग्जाम में पूछने लगे हैं। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है सफ़ेद अक्षरों में, ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है, याद करनी है और ध्यान में ये रखना है कि हमने इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है उतने ही हर में 9 लिखने हैं। पहली चीज़ अपने को क्या याद रखनी है, पहली चीज़ अपने को ये याद रखनी है कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है उतने ही हर में कितने लिखने हैं, 9 लिखने हैं। जैसे अगर दशमलव के बाद 2 अंकों में बार है तो हर में फिर 2 बार 9 लिखेंगे। 1 अंक में बार है तो 1 बार 9 लिखेंगे। 3 अंकों में है तो 3 बार 9 लिखेंगे। यानी कि पहली चीज़ अपने को जो दिमाग में फीड करनी है वो ये है कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने ही हर में क्या लिखना है, 9 लिखना है। दूसरी बात क्या है कि दशमलव के बाद बिना बार वाले अंक हैं। अगर दशमलव के बाद बार वाला ही अंक है सिंपल, तो आपको सिर्फ हर पे 9 लिखना है। लेकिन अगर दशमलव के बाद बिना बार वाला अंक भी है, देखिए दशमलव के बाद बिना बार वाले अंक हैं तो उतने ही नीचे क्या लिख देते हैं, 0 यानी कि शून्य लिख देते हैं। दूसरी चीज़ अपने को क्या याद रखनी कि अगर दशमलव के बाद बिना बार वाले अंक हैं तो हमें फिर उतने ही 0 लिखने हैं हर में। कहाँ पर, हर में। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या में बार है तो जितनी संख्या में बार है पहले उतने 9 लिखो। अगर उसी प्रश्न में दशमलव के बाद कोई ऐसी भी संख्या है जिसमें बार नहीं है, कोई ऐसी भी संख्या है जिसमें बार नहीं है, तो फिर हम उतने ही 0 वहाँ भी लिखेंगे। कहाँ पर, हर में। हर में उतने ही क्या लिख देंगे, शून्य। और बिना बार वाले को, और जहाँ पर जिस अंक में बार नहीं है, बिना बार वाले को दशमलव के बाद वाली संख्या में से क्या कर देते हैं भैया, घटा देते हैं। बात समझ में आई क्या आपको? 3 तरह के प्रश्न हो गए ये। 3 चीज़ें यहाँ पर अपने को ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है। अगर 1 अंक पर है तो हर में 1 9 लिखेंगे। 2 अंक में है तो हर में 2 अंक लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। अगर 3 में है तो हर में 3 9 लिखेंगे। उसके बाद अगर दशमलव के बाद कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा अंक है जिसमें बार नहीं है, तो जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही फिर हम क्या लिखेंगे, हर में 0 भी लिखेंगे। और हमारे पास जो अंक बिना बार वाला है, जो अंक बिना बार वाला है, उस अंक को हम माइनस करेंगे किसमें से, दशमलव के बाद वाली संख्या में से। अब ये मैंने लैंग्वेज आपको समझाई। अगर आपको लैंग्वेज में फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस में आपको निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आने लगेगी। पहला उदाहरण हमारे पास जो है वो है 3.3 बार। अब यहाँ पर देखो, अपने को ये देखना है कि दशमलव के बाद क्या है। दशमलव के बाद 1 अंक है और 1 अंक के ऊपर ही क्या है, बार है। तो हमने कहा था कि अगर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उनमें जितने बार हैं उतने अपने को क्या लिखना है, 9। दशमलव के बाद 1 ही अंक है, 1 ही अंक के ऊपर क्या है, बार है। तो 3 प्लस 1 ही अंक है 3, बार कितने अंकों पर है, 1 अंक पर, तो 9 कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ 1 बार। 9 कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ 1 बार। तो ये क्या हो गया, 3 1 3। तो 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3 3 तिया 9 प्लस 1 यानी कि 10/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10/3। यानी कि अपने पास ये क्या आ गई, एक भिन्न आ गई। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने देखा कि दशमलव के बाद जो अंक है उसके ऊपर बार कितने अंकों में है, तो सिर्फ 1 में ही था तो 1 ही बार 9 लिखा। अगला देखिए आप,
अगला जो है, अगला प्रश्न है 2.45 और दोनों के ऊपर क्या है, बार है। तो देखो बिल्कुल वही किया, 2 के बाद क्या था 45, कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 2 बार क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। यहाँ 1 अंक के ऊपर था तो 1 ही 9 लिखा, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर है तो कितना लिखा, 2 बार 9 लिखा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? काट दो, किससे काटोगे, 9 से, 9 5 45 और 11, कितना आया, 2 5/11, 11 से 22, 22 और 5 कितना हुआ, 27, 27/11 अपना क्या हो गया, आंसर। ये कैसे आया, बात समझ में? एलसीएम में आया 11, 11 से 2 को मल्टीप्लाई किया 22, 22 और 5 कितना हुआ, 27/11। ये अपने पास क्या आ गई, भिन्न। अंतर समझ में आया क्या किया? यहाँ पर 1 अंक के ऊपर बार था तो 1 9 लिखा, यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 लिखा। अगला देखिए, अगला अब तीसरे पॉइंट पर आधारित है और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 3.23 और बार सिर्फ एक ही अंक के ऊपर है, 3 के ऊपर। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो 3 प्लस, अब देखिए ये वाली लाइन पढ़ो, दशमलव के बाद बिना बार वाले अंक हैं तो उतने ही क्या लिखते हैं, शून्य, उतने ही क्या लिखेंगे, शून्य। और बिना बार वाले अंक को दशमलव के बाद वाली संख्या में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दशमलव के बाद क्या था, 23, और बिना बार वाला अंक कौन सा है, 2, तो 23 में से 2 को क्या किया, माइनस किया। समझ में आई बात? 23 में से 2 को माइनस किया बटा, अब बार कितने अंकों पे था, 1 पर, ये हट ही गया। लो बताओ, देखिए ये 3 है यहाँ पर, है ना, दूसरे कलर से हो गया भैया, कोई बात नहीं है, वही कलर ले आते हैं अपन वापस। दो 3 और ये पूरा ही गड़बड़ हो गया यार, कोई बात नहीं है, चलो ये बार दशमलव के बाद 23, 23 माइनस 2। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पर बार जो है कितने हैं, फिर हाथ टच हो गया एक ही अंक के ऊपर बार है तो 9 एक ही बार लिखा, 2 अंकों पे होते तो 9 2 बार लिखते। यहाँ पर एक ही अंक के ऊपर बार है तो एक ही बार, ठीक है, और एक अंक बिना बार वाला भी है, तो जितने अंक बिना बार वाले होते हैं उतने ही क्या लिखते हैं, नीचे 0। देख लो, पढ़ लो एक बार फिर से, दशमलव के बाद बिना बार वाले अंक हैं तो उतने ही शून्य नीचे लिख देते हैं। एक अंक है तो एक शून्य लिखा, बार जितने के ऊपर है उतने 9 लिखेंगे, वही किया। ठीक है, सोल्व कर लो। 3 + 23 में से 2 गए तो 21/90, जब काटापीटी करोगे आप आंसर आ जाएगा, बिंदु में चेंज हो जाएगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि करना क्या है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक पर बार है तो 1 ही 9 लिखेंगे, 2 पर है तो 2 9 लिखेंगे, 1 अंक बिना बार वाला है तो उतने शून्य लिखेंगे, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसमें से बिना बार वाले अंक को माइनस कर देंगे। ये अपने दिमाग में फीड होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अपने को रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, कई बार हमें प्रश्न में बार जो है दशमलव के पहले भी मिल जाता है। अगर दशमलव के बाद बार मिलता है तो उसको किस तरह से हल किया जाता है अभी मैं आपको बता के निपटा ही हूँ। लेकिन कई बार प्रश्न में क्या हो जाता है कि हमें जो बार है वो दशमलव के पहले भी मिल जाता है। जब दशमलव के पहले भी बार मिलता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो वैसे ही करने लगते हैं जैसे कि करते आ रहे हैं, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है। उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर दशमलव के पहले किसी संख्या में बार है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो बार है वो किसका साइन प्रदर्शित कर रहा है, ऋणात्मक चिन्ह का। यहाँ पर बार दशमलव से पहले है, दशमलव से पहले क्या है, बार है। इस बार का तात्पर्य होता है नेगेटिव चिन्ह, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह, अर्थात यह बार उस संख्या के ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई?
दशमलव के बाद बार है तो उस तरह से सोल्व करेंगे जैसे अपन कर रहे थे, लेकिन अगर दशमलव के पहले किसी संख्या में बार है तो उसके ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 3 बार 0.4, इसका मतलब ये बार जो है दशमलव के पहले हैं, इसका मतलब है इस पूरी संख्या के किसकी प्रदर्शित कर रहा है, ऋणात्मक मान को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि -3 + 0.4। ये 5 के ऊपर है तो ये इसके ऋणात्मक मान को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर है इसमें यहाँ भी बार है और यहाँ भी बार है। अब ये जो 3 के ऊपर बार है ये तो इसके नेगेटिव को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ऋणात्मक मान को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जो 4 है, इस 4 का मतलब क्या हुआ, यानी कि दशमलव के बाद कितने नंबर पर 4 है, कितने नंबर पर बार है, 1 नंबर पर। तो जो संख्या है वो वही लिखी, अगर 1 पर बार है तो कितने लिख देंगे, 1 9 लिख देंगे। फिर जैसे इनको सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि अपने को बात समझ में क्या करना है, दोनों चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि अगर बार दशमलव के बाद हैं तो उसको उसी मेथड से सोल्व करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया, और अगर दशमलव के पहले की संख्या में बार है तो वो उसके ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आज हमने जो जो पढ़ा वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। पहले मैंने आपको पढ़ाया कि फ्रैक्शन जो है कितने टाइप के होते हैं, सम भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ों के बारे में बताया, मिश्र भिन्न के बारे में बताया, इकाई भिन्न के बारे में बताया, ठीक है। फिर शांत आवर्ती भिन्न कौन सी है, अशांत आवर्ती भिन्न कौन सी है ना। उसके बाद फिर जो बताया कि अगर बार वाली संख्याएं हैं, दशमलव के बाद बार है तो उनको किस तरह से हल किया जाता है, पहले अगर बार आया तो उसके ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करेगा। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। इसके अलावा फ्रैक्शन में और कौन कौन से 2-3 टाइप्स और होते हैं, उन 2-3 टाइप को हम अगले लेक्चर में फिर से आपके समक्ष लेके आएंगे, और कैसे कैसे प्रश्न उनसे बनने की संभावनाएं हैं उन प्रश्नों के बारे में भी अगले लेक्चर में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।